तो आज का हमारा लेक्चर है ब्रोंकियोटेसिस। हम जानते हैं हमारी जो अभी फिलहाल सीरीज चल रही है, कौन सी सीरीज चल रही है? सीओपीडी, है ना? सीओपीडी चल रहा है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस। इसके अंदर हमने क्रोनिक अस्थमा पढ़ चुके हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पढ़ चुके हैं, एम्फाइजिमा पढ़ चुके हैं। आज लास्ट वन हमारा बचा है ब्रोंकियोटेसिस। ठीक है, ब्रोंकियोटेसिस इसको आज हमें लास्ट पढ़ना, फिर हमारा सीओपीडी वाला पार्ट हो जाएगा एंड। अब सब में हम जानते हैं, हमने बार बार बात करी, सब में जनरली जो सिम्टम्स वगैरह है सब वो सबको सेम रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि एंड ऑफ द डे है तो वो सीओपीडी। हर किसी में सांस लेने, सांस छोड़ने में प्रॉब्लम आएगी, एक्सपायरेशन में, इंस्पायरेशन तो ठीक कर लेगा। तो उसी तरीके से जो मेजर सिम्टम्स होते हैं सब में सेम होते हैं, उसी तरीके से ब्रोंकियोटेसिस में भी दिखेंगे। हर किसी का हमें बस ये समझना होता है कि ये है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या, ये कैसे होती है। ठीक है ना? बाकी सीओपीडी है तो सब कुछ सेम ही होगा, मेन हमें समझना है कैसे होती है ना? किस तरीके से, क्यों इसको ऐसा बोलते हैं, इसके अंदर क्या डिफरेंशिएट मार्कर है, क्योंकि आपको डेफिनेशन ही वहां लिख के आनी है। बाकी सब कुछ हर सीओपीडी में नियर अबाउट 50% सेम होता है। उसके सिम्टम्स हुए, कॉम्प्लिकेशंस हुई, उसके डायग्नोस भी, इवन डायग्नोस, ट्रीटमेंट, सब कुछ सेम होता है। नियर अबाउट 70% हर सीओपीडी का आप खुद आप पढ़ के आ चुके हो, उससे पहले तीनों आपने देखा होगा सिमिलर है। उसी तरीके से आपको ब्रोंकियोटेसिस का भी देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमेशा सबसे ज्यादा ध्यान दिया करो, वो ध्यान दिया करो उसकी डेफिनेशन पे। मैं आपको ये बता रहा हूँ ब्रोंकियोटेसिस का मतलब क्या होता है। ब्रोंकाई यानी, ये तो दिख रहा है कि ब्रोंकाई मतलब, जैसे मैंने आपको जब चार पढ़ी, हमने अस्थमा पढ़ी, हमने पढ़ी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, हमने पढ़ी, क्या पढ़ी हमने, एम्फाइजिमा, और हमने अब हम पढ़ेंगे ब्रोंकियोटेसिस। ये देखो, अस्थमा भी आप जानते हो आपकी किसकी डिसीज थी? ईयरवे की। ब्रोंकाई मतलब ईयरवे, जो आपका ईयरवे होता है आप जानते हो कैसे होता है। हमारा ये लंग है, अगर मैं डालू, ये हमारा लंग होता है। लंग में हम जानते हैं अपर वन ट्रैकिया है, उसके बाद प्राइमरी ब्रोंका है, वो किस में होती है, सेकेंडरी में खुलती है, सेकेंडरी वन टर्शरी में, टर्शरी वन में लास्ट में ब्रोंक्यूल होते हैं, और ब्रोंक्यूल से अटैच होती है एल्वुलाई। आप जानते हो जितना भी गैसियस एक्सचेंज होता है वो किस लेवल पर होता है? एल्वुलाई के लेवल पर। एल्वुलाई तो करती हैं, एल्वुलाई, एल्वुलाई यानी एयर सैक, एयर सैक क्या करती है? वही गैसेस एक्सचेंज करती हैं। और ये सब जो ब्रोंका है, जो ट्रैकिया से लेके पूरा ट्रैकिया पर, प्राइमरी ब्रोंका, सेकेंडरी ब्रोंका, टर्शरी ब्रोंका, ब्रोंक्यूल्स, ये सब क्या है? ये ईयरवे है। ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प नहीं कराते। ये आपका ईयर वे, कि इनसे ईयर अंदर जाएगी बाहर आएगी, लेकिन जो एक परफ्यूजन है, हमेशा आप बात कर चुके, दो चीजें होती है, वेंटिलेशन और परफ्यूजन। परफ्यूजन होता है वो एल्वुलाई के लेवल पर होता है, कि वो ब्लड से ऑक्सीजन को डाल के CO2 लेना। और ये जो वेंटिलेशन है ईयर का इन एंड आउट, वो किस लेवल पर होता है? ईयर वे के लेवल पर होता है, जिसमें आपके ये सब होते हैं। तो उसी तरीके से जब मैंने आपको मेंशन करके बताया था, तो आप पढ़ के आप आ चुके हो कि अस्थमा किसकी डिसीज होती है? ईयर वे की, ना कि ईयर सेक की। उसमें ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते कि एल्वुलाई अफेक्ट नहीं होती। मगर प्राइमरी कौन अफेक्ट होता है? एल्वुलाई तो इस वजह से अफेक्ट हो जाती है क्योंकि ईयर भी अफेक्ट हो गया, तो एंड ऑफ द डे एल्वुलाई को तो अफेक्ट होना पड़ेगा। मगर एक बोलते ना कि सबसे पहले रूट कॉज कौन है, कौन अफेक्ट हुआ, तो एल्वुलाई में भी आप जब अस्थमा में जानते हो कौन होता था? ईयरवे। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस नाम में ही है ब्रोंकाई, तो उसमें भी कौन होता था? ईयरवे। एम्फाइजिमा ही अकेला था जो एल्वुलाई के लेवल पर गड़बड़ होता था। इसमें आपकी ईयर सैक गड़बड़ होती थी, जो क्या हो जाते हैं, एबनॉर्मल डिस्टेंट फूल जाते थे और फिर रप्चर हो जाते थे। ठीक है, ऐसे ही अब ब्रोंकाइटिस है, ये भी ईयरवे का है। तो इस तरीके से अब याद रखना, तीन हमने ईयरवे के पढ़े हैं और एक हमने एल्वुलाई का यानी ईयर सैक का पढ़ा है। तो ब्रोंक्यूटेसिस किसकी है? ईयरवे की है, ना कि एल्वुलाई की। तो सर क्या इसमें एल्वुलाई, एल्वुलाई इस वजह से अफेक्ट होंगी क्योंकि ईयरवे अफेक्ट हो गए, डायरेक्टली एल्वुलाई नहीं अफेक्ट होंगी, जैसे आपके एम्फाइजिमा में हमको देखने को मिल रही थी। मैं आपको एक लॉजिक और बताता हूं, अगर आप खुद देखोगे अभी पढ़ोगे कि ब्रोंक्योटेसिस इक्वल टू क्रोनिक ब्रोंकाइटिस प्लस एम्फाइजिमा, ऐसा कोई है नहीं। ये मैं आपको अपनी अपने दिमाग से बता रहा हूं। ऐसा मत सोचना कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइजिमा दोनों एक साथ हो जाते तो उसे ब्रोंकियोटेसिस कहते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं फिर बताऊं, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ब्रोंकियोटेसिस की जब मैं डेफिनेशन बताऊंगा तो उसमें आपको ऐसा फील होगा, अरे इसमें तो ये वाला पार्ट तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में होता था। अच्छा, और एम्फाइजिमा में जो होता था, आप बोलोगे अच्छा ये वाला पार्ट तो हमने एम्फाइजिमा में देखा था। यानी ये दोनों के समेशन को अगर आप जैसे थोड़ा सा पार्ट जो सिम्टम का क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का ले लो, थोड़ा सा एम्फाइजिमा का ले लो, तो ऐसा लगेगा कि ब्रोंकियोटेसिस बन रही है। मगर कभी ये मत लिखे आना नहीं कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एम्फाइजिमा दोनों को, एक पेशेंट को दोनों एक साथ हो गए तो सर उसे ब्रोंकियोटेसिस कह देते हैं। ये बेवकूफी नहीं करना हमको, ठीक है ना? इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं देखो, अब पढ़ते हैं ब्रोंकियोटेसिस का मतलब क्या होता है। यानी सर हमें इतना तो समझ आ गया
कि ब्रोंकियो मतलब एयरवे की डिसीज है, टेसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल इलार्जमेंट, इलार्जमेंट होना, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन जब एम्फाइजिमा की हम पढ़ के आए थे, तो एम्फाइजिमा में भी हमने क्या बोला था कि एम्फाइजिमा में क्या हो रहा था, क्या हो रहा था एम्फाइजिमा में, एम्फाइजिमा में एबनॉर्मल इलार्जमेंट हो रहा था, डिस्टेंशन होता था, फूल रही थी। डिस्टेंशन का मतलब होता है फूलना, क्या, एल्वोलाई। अब इसमें जो इलार्जमेंट होगा वो उसमें होगा एल्वोलाई का, ना हो गया ब्रोंकाई का। आपके जो ये जो प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी ब्रोंका है ना, ब्रोंको से, इनका इलार्जमेंट होगा, ना कि एल्वोलाई का। तो देखो एम्फाइजिमा का पार्ट आ गया कि नहीं आ गया। यानी एम्फाइजिमा में जो क्या, जो एबनॉर्मली वाइडेंट हो रही थी, फूल रही थी, जो बड़ी हो रही थी, वो कौन थी, एल्वोलाई। इसमें कौन बड़ी हो रही है, ब्रोंकाई। यानी डिस्टेंशन वाली जो चीज अपन ने एम्फाइजिमा में देखी वो इसमें भी हो रही है, यानी कुछ पार्ट आ गया। अब आप बोलोगे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का पार्ट क्या, क्यों, क्योंकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती कहां थी, ब्रोंकाई में। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहां होती थी, ब्रोंकाई में, तो उसका ईयरवे हो गया। यानी जिस जगह पर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होती थी, ब्रोंक्योटेसिस हो उधर ही रही है, मगर उसके अंदर जो वाइडनेड, जो वाइडेंस देख रहे हो, जो एब्नॉर्मली इलार्जमेंट देख रहे हो, वो कैसा हो रहा है, एम्फाइजिमा की तरह। मगर एम्फाइजिमा में होती किस में थी, एल्वोलाई में। क्या कह रहा हूं कि एम्फाइजिमा में जो एब्नॉर्मली वाइडेंट देखने को मिलता था वो होती थी एल्वोलाई में, मगर ब्रोंक्योटेसिस में किस में होती है, ब्रोंकाई में। तो इसके जैसा लार्ज एम्फाइजिमा के जैसा इलार्जमेंट है, मगर लोकेशन किसके जैसी है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की, क्योंकि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में कौन अफेक्ट होता है, ब्रोंकाई। तो लोकेशन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की जैसी है, मगर जो प्रॉब्लम आ रही है वो एम्फाइजिमा की जैसी है। तो ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा मैं इसलिए मैंने बोला कि ये दोनों दोनों का ऐसा है कि वो लोकेशन उसके बेस पे मान लो। इसलिए क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में जो एबनॉर्मल सीक्रेशन देखने को मिल रहा था, क्योंकि जब भी ब्रोंकाई के लेवल पर होगा तो सीक्रेशन कहां सीक्रेट होते हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, सर एयरवे में। बचपन से पढ़ते आ रहे सारे सीक्रेशन ब्रोंकाई में होते हैं। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में जो सीक्रेशन है एबनॉर्मली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे थे, वो एम्फाइजिमा में इतने नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं हो रहे थे सर, क्योंकि एम्फाइजिमा एयरवे की डिसीज ही नहीं है, वो डिसीज थी एल्वोलाई की, तो उसमें सीक्रेशन इतने ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे थे। वो तो सर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में होंगे, तो इसमें भी सर ब्रोंक्योटेसिस में क्या सीक्रेशन इनलार्ज होंगे, बिल्कुल होंगे सर, ब्रोंकाई की डिसीज है। तो ठीक है, तो कुछ सिम्टम्स इसके हो गए, कुछ उसके हो गए, है ना। तो ऐसा मिक्सर करके दोनों का बन गया, ठीक है ना। ये अगर आप, तो अब ये चीज इतनी गहराई में जब बोल पाओगे, जब तो आपने अच्छे से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी पढ़ा होगा, एम्फाइजिमा भी पढ़ा होगा, तब आप समझ पाओगे। वरना अगर आपने नहीं अच्छे से पढ़ा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस नहीं पढ़ा, एम्फाइजिमा, तो अभी मैंने जो कुछ समझाया वो नहीं पल्ले पड़ेगा कि सर कैसे किसका में अच्छा। वो तो हमें पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए कि अच्छा ये है तो इस वजह से ऐसा सर बोल रहे। तो कोई दिक्कत नहीं, उसको पढ़ लो दोबारा, फिर यहाँ पर आके ये पढ़ना, फिर हमें ये देखना। तो आप जब करोगे दोबारा इसको तो समझ आता है कि अच्छा कि सर ने वो क्या एक्सप्लेन करा था, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, व्हाट इज ब्रोंक्योटेसिस, ब्रोंक्योटेसिस इज अ लॉन्ग टर्म कंडीशन वेयर द एयरवे यानी ब्रोंकाई ऑफ द लंग बिकम एबनॉर्मली वाइडेंट। आ गई, यही एबनॉर्मली वाइडेंट एम्फाइजिमा में डेफिनेशन पड़ी थी, मगर वो थी एल्वोलाई की। तो एबनॉर्मली वाइडेंट लीडिंग टू अ बुल्डअप ऑफ एक्सेस म्यूकस। अब आप बोलोगे सर एक्सेस म्यूकस बिल्डअप कर रहे हैं, क्योंकि अगर सर बिल्कुल बात है, ये ब्रोंकाई की डिसीज है। जो भी ब्रोंकाई की डिसीज होगी तो ब्रोंकाई में एबनॉर्मलिटीज होगी, और ब्रोंकाई में होगी तो वहां पर तो सीधी सी बात है, म्यूकस तो एबनॉर्मली इंक्रीज आपका हो ही जाएगा। तो वो क्या करेगा, तो यानी दो चीजें हो रही हैं कि जो आपकी ये ब्रोंकाइज थी, ये जो ब्रोंकाइज हैं, ये आपकी एबनॉर्मली कैसी हो जाएंगी, बाइडेंट, इस तरीके से बड़ी। देखो इसमें अगर ये ब्रोंकाई का पार्ट उठाएं अगर हम, ये नॉर्मल वन है, नॉर्मल सेल वॉल दिख रहा है, नॉर्मल म्यूकस, मगर इसको देखो ये एबनॉर्मली कितनी बड़ी हो गई है, प्लस म्यूकस भी इंक्रीज हो गया है। तो अब जो ईयर के लिए जगह है वो कितनी नैरो हो गई, इसमें कितनी ज्यादा है, इसमें कितनी कम हो गई। इसलिए ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज है, सांस छोड़ने में, एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम, इसलिए इसमें हमें आती है। ठीक है, अब हमें समझ गया कि ब्रोंकियोटेसिस क्यों है, क्या चीज है। ठीक है, क्लियर। अब उससे होगा क्या, सीधी सी बात है, अब ये लंग्स को कैसा कर देगी, मोर वल्नरेबल टू इन्फेक्शन। अब इजिली आपके अगर म्यूकर, अगर आपको एम्फाइजिम वो ब्रोंकियोटेसिस हो गया तो इजिली आपको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ सकता है, क्योंकि जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म थी वो चली गई। एबनॉर्मली वाइडेंट हो गए तो एबनॉर्मली जो उसकी जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म थी वो यहाँ पर आप उसकी चली गई है। यानी अगर मैं इसकी डेफिनेशन क्या बोलूं तो ये भी क्या, इट इज अ डेफिशिएंसी एज अ परमानेंट एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ, परमानेंट एबनॉर्मल डायलेशन तो उसका भी था एम्फाइजिमा में, मगर वो था एल्वोलाई का, इसमें है किसका, ब्रोंकाई का। तो मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप कनेक्टिविटी ज्वाइंट कर पाओ और याद रहे चीजें, अच्छा ऐसे था इसमें, ऐसे था इसमें। तो इज डिफाइंड एज अ परमानेंट एबनॉर्मल डायलेशन ऑफ वन और मोर ब्रोंकाई।
प्राइमरी प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट में आए, सेकेंडरी भी इन्वॉल्वमेंट में आ जाए, ठीक है। तो वन और मोर ब्रोंकाई ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इलास्टिक एंड मस्कुलर कंपोनेंट ऑफ द ब्रोंकियल वॉल। क्या कह रहा है, ये जो ब्रोंकाई बनती है इसकी जो वॉल होती है ये पर्टिकुलर एक सेल से बनी होती हैं, वही सेल्स क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। उसके रीजंस क्या क्या हम पढ़ेंगे, इनकी इलास्टिसिटी लूज हो जाएगी, और एक बार इलास्टिसिटी लूज हो गई तो फिर ये सेल्स क्या हो जाते हैं, इस तरीके से जो है वो दूर दूर चले जाते हैं। अब ये वापस कभी भी नॉर्मल, क्योंकि हम जब भी सांस लेते हैं तो ये सेल्स की प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिसिटी होती है, नैरो होती है, फिर बड़ी होती है, फिर नैरो होती है, फिर यानी कॉन्स्ट्रक्ट करती है, रिलैक्स करती है, कॉन्स्ट्रक्ट करती है, रिलैक्स करती है उनकी इलास्टिसिटी की। और एक बार ये सेल डिस्ट्रक्ट हो गए तो फिर अब इनकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी और ये एब्नॉर्मली वाइडेंट हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, पूरा स्पेस बड़ा हो गया, मगर स्पेस बड़े होने से कोई फायदा नहीं हुआ। फिर आप बोलोगे लेकिन क्या होता है, लेकिन एब्नॉर्मली म्यूकस भी इतना सीक्रेशन होने लग गया कि जो ईयर स्पेस नॉर्मली इसमें प्रेजेंट था वो अब इसमें और कम हो गया, भले बाइडेंट हो गई। अभी मन में बहुतों के डाउट आता है कि सर बाइडेंट हो गई फिर तो सांस लेने में प्रॉब्लम क्यों आनी चाहिए, लेकिन क्या कि लेकिन इसमें सर म्यूकस भी तो बहुत ज्यादा सीक्रेट हो गया। तो नॉर्मली से ज्यादा भले बाइडेंट हो गई, लेकिन जब एंड ऑफ द रिजल्ट देखोगे तो म्यूकस इतना सीक्रेट हो गया कि जब एंड ऑफ द डे के जब उसकी ओपनिंग जितनी होती है वो बहुत कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि म्यूकस बहुत ज्यादा सीक्रेट हो गया सर। तो ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इलास्टिक एंड मस्कुलर कंपोनेंट ऑफ द ब्रोंकियल वॉल के जो सेल्स होते हैं, जो मस्कुलर कंपोनेंट होते हैं, उनकी जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। क्यों होती है, इसका एक रीजन तो सेम वही वाला है जो एम्फाइजिमा में आप बहुत अच्छा रीजन पढ़ के आए थे, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन की डिफिशियंसी की वजह से। वो क्या करता था वो मैं अभी आपको आगे बताता हूं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये 3 टाइप्स के होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन 3 टाइप पे होता है, मतलब ऐसा होता है कि कैसी दिखती हैं उसके बेस पर। तो पहला होता है सेक्युलर सिस्टिक ब्रोंकियोटेसिस, दूसरी होती है सिलेंड्रिकल फ्यूजिफॉर्म, और तीसरी होती है वेरिकोस। वेरिकोस वेन पढ़ा, तो वेरिकोस वेन मतलब जो जिस तरीके से वेरिकोस वेन दिखती है ना, एकदम टिंगलिंग एकदम आपस में, उसी तरीके से। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, तीनों तीनों बस नाम से हैं उसी तरीके से। ये देखो, जस्ट अ सेकेंड, ये जो आपको दिख रहा है ये नॉर्मल वन ब्रोंकाई है, ये सिलेंड्रिकल है। बस नॉर्मल से क्या हो गया, उन्हीं का साइज लंबा हो गया, तो ये हमने पढ़ के आया सिलेंड्रिकल वाला पार्ट सेकंड पर। इसको फ्यूजी, 2 मार्क्स में पूछते हैं, इसको फ्यूजी फॉर्म भी बोलते हैं। ब्रोंकाई, द ब्रोंकाई लुक सिलेंड्रिकल और बीडेड, इस तरीके से सिलेंड्रिकल और बीडेड टाइप की दिखती है, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ शेप है। ये है वेरिकोस, वेरिकोस वेन की तरह, देखो लास्ट वन पढ़ा था वेरिकोस। ये क्या है, ये इंटरमीडिएट होती है, सेकुलर और सिलेंडर के बीच के जैसी दिखती है, और ये कैसी रिजेंबल होती है, वेरिकोस वेन की तरह, जैसे वेरिकोस वेन दिखते है उसी तरीके से, इस तरीके से। और ये सिस्टिक है, सिस्टिक यानी सेकुलर वाली, अकर इन दी प्रॉक्सिमल, और ये जनरली लार्ज ब्रोंकाई में देखने को मिलती है, प्राइमरी और सेकेंडरी में, ठीक है। तो ये सिस्टिक, या इसको सेकुलर बोल लो, वेरिकोस, और ऊपर सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल को फ्यूजिफॉर्म भी बोलते हैं। तो ये जो इलार्ज तो हो रही है, मगर इलार्ज होकर कौन सा शेप ले रही है उसके बेस पर ये होती है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल वाले पे दिख रहा है ये किस बेस पे ले रहे हैं, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल, नॉर्मल, आपका क्या बोलते हैं वेरिकोस, और सिस्टिक, ठीक है। तो इस शेप के बेस पे है कि वो जो लार्ज होकर कौन सा शेप ले रही है उसके बेस पे हमने इसको डिफरेंशिएट करा है 3 अलग अलग पे, ठीक है। लेकिन तीनों के 2 के नाम है, सेकुलर को सिस्टिक भी बोलते हैं और सिलेंड्रिकल को फ्यूजिफॉर्म भी बोलते हैं, याद रखना, ये जरूर 2 मार्क्स में करके पूछते हैं। अब आता है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी क्या क्या रीजन है, सबसे बड़ा रीजन वही जो एम्फाइजेमा का भी रीजन था, जेनेटिकली। जेनेटिकली मतलब सर कि कंजेनाइटली बाय बर्थ लोगों में मिलता है, कंजेनाइटल सबसे बड़ा। और ये वो कंजेनाइटली क्या, कंजेनाइटल जब भी बाय बर्थ मिलता है तो उसका दो सबसे उसका बड़ा रीजन होता है जीन। और उसी जीन्स की 2 प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम तो वो है जो एम्फाइजेमा में भी थी, सेम वही प्रॉब्लम इसमें, क्या, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी। ये अल्फा 1 एक एंटीट्रिप्सिन हमारा जीन होता है, अगर हमें उसकी डिफिशियंसी हो जाए तो हमको हो जाता है। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये देखो, जब मैंने एम्फाइजेमा बताया था आपको, तब मैंने क्या बताया था, एम्फाइजेमा के 2 रीजन थे, एम्फाइजेमा नहीं पढ़ेंगे हम, तो उसमें एक रीजन मैंने आपको ये भी बताया था कि इनहेरिटेड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी। उससे होता क्या है, उससे देखो ऐसा होता है कि हमारे अंदर ना एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है प्रोटीएस।
नाम में ही प्रोटीएज मतलब ये प्रोटोलाइटिक एंजाइम होता है। ये क्या करता है, ये ना क्या करता है, ये इसकी काम है किसी भी चीज को डिग्रेड करना, तोड़ना। ये नॉर्मली हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट होता है। जब ये नॉर्मली आप हमारे बॉडी में क्या होता है, जैसे कोई एंटीजन आया, कोई बैक्टीरिया आया, उनको डिग्रेड करना, आपने पढ़ा होगा ना कि उनको छोटे छोटे बैक्टीरिया कुछ उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ के फिर उनको मैक्रोफेजेस इंगल्फ कर लेते हैं। तो ये वही एंजाइम होता है। अब ये एब नॉर्मली हमारे बॉडी में एक्टिवेट ना हो जाए, वरना ये हमारे बॉडी को क्या करने लग जाएगा, तोड़ने लग जाएगा। तो उसके लिए हमारे बॉडी में प्रिकॉशन के लिए एज तो क्या कौन होता है, एंटी प्रोटीएस। नाम में ही लिखा है ये एंटी प्रोटीज, इसका काम होता है प्रोटीज को रोक के रखना। जब प्रोटीज की जरूरत पड़ेगी तब ये बंद हो जाएगा, तो प्रोटीज ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर हमें तो प्रोटीज को बंद रखना है तो हमारा एंटी प्रोटीज रहता है हमेशा चालू। क्यों, क्योंकि वो प्रोटीज को बंद करके रखा है। अब यही गड़बड़ हो जाती है कि अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन की कमी की वजह से जो हमारा एंटी प्रोटीज होता है ना, वो इनहिबिट हो जाता है। और अगर ये एक बार एंटी प्रोटीज बंद हो गया, इनहिबिट हो गया, तो प्रोटीज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। देखो लिखा इनिबिशन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की कमी से क्या होता है, इनिबिशन ऑफ नॉर्मल एंडोजीनियस एंटी प्रोटीएस। एंटी प्रोटीएस और एंटी प्रोटीएस के जैसे ही कम हुआ, एंटी प्रोटीएस जैसे ही बंद हुआ, उससे कौन बढ़ गया, प्रोटीएस। क्यों, क्योंकि एंटी प्रोटीएस किसको बंद करके रखा था, प्रोटीएस को। अगर आपने एंटी प्रोटीएस को ही बंद कर दिया तो प्रोटीएस बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज प्रोटीएस एक्टिविटी ये क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ इलास्टिसिटी इन टिश्यू ऑफ लंग्स। और यही अगर इलास्टिसिटी हो रही थी एल्वुलाई के लेवल पर लॉस, तो उसे एम्फाइजेमा कह रहे थे। और अगर यही इलास्टिसिटी लॉस हो रही है एट अ लेवल ऑफ ब्रोंकाई, तो उसे ब्रोंकियोटेसिस कह रहे हैं। क्लियर, उसमें भी और बहुत सारे रीजन थे, इसमें भी ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसीज होगा, और भी बहुत सारे रीजन होंगे। ठीक है, तो ये हमने समझा इसको अच्छे से। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। अब हमने ये समझ लिया कि मेन ये तो जेनेटिक, जेनेटिक में दो रीजन पढ़ेंगे। एक तो हमने ये पढ़ा, दूसरा हम और इंपॉर्टेंट रीजन पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस। वो भी एक जीन डिसऑर्डर होता है। हाँ, क्या होता है, वो भी एक जीन डिसऑर्डर है। तो कंजेनाइटल में, आप कंजेनाइटल में समझ गए, हमने बात करी थी ये दोनों जीन की वजह से हो रहे थे, जीन की वजह से, जिसमें आपको अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी के बारे में अच्छे से बता चुका हूं। ठीक है, सेकंड वन आपके हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी एक जीन डिसऑर्डर है, उसकी वजह से भी देखने को मिलता है। ये एक इनहेरिटेड लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर होता है जो आपके लंग्स को डैमेज करता है। और इसमें भी किसको डैमेज करेगा, हमारे किसको डैमेज करेगा, ब्रोंकाई को। तो इसके भी वजह से भी आपको ब्रोंकियोटेसिस हो जाता है। इवन मैं आपको एक बात बताऊं, ऊपर हमने क्या हेडिंग पढ़ी थी कि अगर आपको ब्रोंकियोटेसिस हो गई तो आपको कोई कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। यानी आप मान के चलो, अगर आपको टीबी है तो उससे आपको, अगर टीबी बहुत क्रोनिक लेवल पर हो गई तो उससे आपको ब्रोंकियोटेसिस हो सकती है। और अगर आपको ब्रोंकियोटेसिस है तो आप कहो आपको टीबी हो सकती है। समझ रहे हो, बाईस वर्षा समझ रहे हो कि मतलब जैसे अगर आप ऐसे, जैसे क्योंकि मान के चलो निमोनिया, अगर किसी को बहुत क्रोनिक निमोनिया हो गया तो आगे चल के अब नॉर्मली आपकी ब्रोंकाई वाइडेंट हो जाती है, तो आपको ब्रोंकियोटेसिस हो गया। तो यानी अब मैं क्या कह सकता हूं कि क्रोनिक निमोनिया ऑल्सो कॉल्ड ब्रोंकियोटेसिस, यानी कॉम्प्लिकेशन ऑफ निमोनिया क्या है, ब्रोंकियोटेसिस है। मगर अगर किसी को निमोनिया से नहीं हुआ, मान के चलो किसी और रीजन से हो गया, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी के रीजन से हो गया, तो क्या सर उनके आगे चल के निमोनिया हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों सर, क्योंकि अभी हमने बात करी निमोनिया क्या, कोई भी डिसीज हो सकती है उनको आगे लंग्स के चल के, कोई भी। क्यों, क्योंकि वो प्रोन है, वो प्रोन है कि हर डिसीज, हर बैक्टीरियल डिसीज को लेके। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि सर इससे ये हो गया तो अब इससे वापस लौट के क्यों, फिर हमें अभी पढ़ोगे कि सर अभी कॉजेज में निमोनिया बता रहे हो, फिर अभी सब जब कॉम्प्लिकेशन पढ़ाओगे तो वहां भी निमोनिया लिख दोगे। तो फिर ऐसा है ना कि क्या बोला कि वो हजारों रीजन होते हैं, किसी एक रीजन से हो गया तो उसके आपके लंग क्या हो गया, उससे डिप्राइव हो गए तो आपको निमोनिया हो सकता है। निमोनिया की वजह से हो गया तो आगे चल के आपको ब्रोंकियोटेसिस हो गया निमोनिया की वजह से, तो टीबी भी हो सकती है आगे चल के। क्यों, क्योंकि लंग्स डिप्राइव कर गए, उनकी जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म थी वो चली गई, तो आपको वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से समझना। अब एक्वायर्ड में, जो कंजेनाइटल समझिए, एक्वायर्ड में जो बच्चे होते हैं मोस्ट कॉमनली नेक्रोटाइजिंग निमोनिया से होता है। निमोनिया हम पूरा पढ़ चुके हैं। निमोनिया हमने ऑन द बेस ऑफ एटियोलॉजी पर हमने निमोनिया को 3 चीजों में डिवाइड करा था। प्राइमरी निमोनिया, जो हमने बात करी थी खुद से बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया। सेकेंडरी निमोनिया के कहीं और से पस आकर, निमोनिया की डेफिनेशन क्या होती थी, जो पस आकर एल्वोलाइज में फंस जाए,
है ना, पस का सीक्रेशन होने लग जाता, वो निमोनिया बोलते थे। तो प्राइमरी निमोनिया क्या होता था, विद इन लंग्स के अंदर, क्या बोलते थे कि जो लंग्स के अंदर जो मेनली जो बैक्टीरिया होते हैं निमोनिया कॉज कराने के लिए, उन्हीं की वजह से हो। और सेकेंडरी निमोनिया हम किसको कहते थे, सेकेंडरी निमोनिया हम बोलते थे उसको जो कहीं और पस है और वो आकर लंग्स के अंदर आ जाए, तो उसको हम बोलते थे क्या, सेकेंडरी निमोनिया। उसी तरीके से मैंने आपको क्या बताया, उसी तरीके से हमने पढ़ा था एक नेक्रोटाइजिंग निमोनिया, उसी के अंदर थर्ड वन पार्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, किसका पढ़ा था थर्ड वन पार्ट हमने, नेक्रोटाइजिंग निमोनिया को एक और बोलते थे सुपरेटिव निमोनिया। सुपरेटिव निमोनिया क्या बोलते थे, सुपरेटिव निमोनिया, सुपरेटिव निमोनिया। ठीक है, क्या होता था इसमें, इस निमोनिया की डेफिनेशन क्या थी कि व्हेन लंग डजंट हील कंप्लीटली इवन आफ्टर इनएक्टिवेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म से आपको निमोनिया हो गया, हमने भले आपकी उसको मेडिसिन दे दी और वो ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया, उसके बावजूद भी आपको निमोनिया होते ही चला जा रहा है, यानी आपके लंग्स में पस बनता ही चला जा रहा है। आपके लंग्स में क्या हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, एल्वुलाई का WBC, वो सब जो बैक्टीरिया निमोनिया की डेफिनेशन थी, वो सब क्या है आपके अंदर बनता ही चला जा रहा है, पस बनता ही चला जा रहा है। तो वो अब ये सीधी सी बात, तो अभी हो गया, यानी बनता ही चले जाने का मतलब क्या हो रहा है कि क्रोनिक निमोनिया होता ही चला जा रहा है। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी निमोनिया से नहीं हो रहा, नेक्रोटाइजिंग निमोनिया से हो रहा है, कि हमने भले वो निमोनिया की उसे ठीक करवाने की मेडिसिन दी, मगर फिर भी निमोनिया ठीक नहीं हो रहा, फिर भी पस बन रहा है। तो एंड ऑफ द डे आपको फिर ब्रोंकियोटाइटिस, क्योंकि ब्रोंकियोटाइटिस बहुत क्रोनिक डिसीज है, बहुत ज्यादा। तो वो जब होगी कि अगर आपको और किसी दूसरी डिजीज से हो रही है, तो उसका कितना क्रॉनिक लेवल होना पड़ेगा जब वो आपको ब्रोंकियोटाइटिस कॉज करवा पाएगी। उसी तरीके से बच्चों में मीजल्स, वूपिंग कफ, स्टेप्लोकोकस इन्फ्लुएंजा, इनके इन्फेक्शन भी इवन ब्रोंकियोटाइटिस करा सकते हैं। प्राइमरी टीबी, जो लंग टीबी, प्राइमरी टीबी मतलब जो लंग टीबी होती है लंग के अंदर, वो भी अगर बहुत क्रॉनिक हो, वो भी ब्रोंकियोटाइटिस करा सकती है, या फिर और कोई फॉरेन बॉडी। एक्वार्ड मतलब वही, एक्वार्ड एक्वार्ड मतलब खुद से हासिल करना, मतलब ऐसा देखो कंजेनाइटल में तो आपको जीन से मिल रहा था, एक्वार्ड मतलब कि बाहर से कोई इन्फेक्शन आ गया। तो चिल्ड्रन और एडल्ट में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता, वही जैसे पल्मोनरी टीबी, इनमें भी। पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकियोटाइटिस का मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव, इसका मतलब ये होता है कि मान के चलो कोई और आपको सीओपीडी थी, उसकी वजह से हो सकता है। जैसे बहुत कॉमन है, जैसे कल आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस थी बहुत लंबे समय से, तो वो आगे चल के ब्रोंकियोटाइसिस में कन्वर्ट हो सकती है। इवन एम्फाइजेमा थी, तो वो आगे चल के ब्रोंकियोटाइसिस में भी कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही एनलार्ज हो, हिलर्ड लिम्फ या लॉन्ग स्टैटिक सीओपीडी, अस्थमा, आईबीडी, मतलब ये याद रखना ब्रोंकियोटाइसिस जो जितने भी हमारे इन्फ्ले जो क्या होता है इन्फ्लामेटरी वोवल डिसीजेस, आईबीडी मतलब इन्फ्लामेटरी वोवल डिसीजेस, जितने भी अल्सराइटिस होते हैं, कोलाइटिस होते हैं, इलियटिस होते हैं, ये जितनी भी आसपास की चीज, उनसे भी ब्रोंकियोटाइसिस होने के चांसेस होते हैं। या फिर इवन HIV का इन्फेक्शन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ब्रोंकियोटाइसिस किसी भी इन्फेक्शन से हो सकता है। ठीक है, क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं इसके। रिस्क फैक्टर मतलब क्या, रिस्क फैक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, रिस्क फैक्टर की डेफिनेशन मतलब होती है वही सारी चीजें जो आपको क्या, जो अब ये जिसके कॉज थे वही रिस्क फैक्टर होंगे। इसमें क्या अलग से पढ़ने की कोई जरूरत है, रिस्क फैक्टर क्या, वही सारी जो हमारे कॉज थे। जैसे पल्मोनरी टीवी हमारा कॉज कॉज हो सकता है, वही हमारा रिस्क फैक्टर, कि अगर हमको पल्मोनरी टीवी हो गई तो उससे हमको ब्रोंकियोटाइसिस हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर वही तो होते हैं जो हमारे कॉजेज है, उनसे आगे चल के हमारी हो सकती है। ठीक है, तो देखो लंग इन्फेक्शन में निमोनिया, टीबी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी, वही जो करा रहे थे वही हमारे रिस्क फैक्टर होते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस, कोई इम्यूनोडिफिशियंसी डिसीज हो जैसे HIV एड्स, कोई इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज हो, है ना, अभी पता है ना IBD, लाइक क्राउन्स डिसीज। क्राउन्स डिसीज क्या होता है, क्राउन्स डिसीज को पता है इलियटिस भी बोलते हैं, इलियटस, ये मालूम, ये है भी, इट इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी बोवल डिसीज दैट अफेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम की लाइनिंग को अफेक्ट करता है, लाइनिंग को, उसको बोलते हैं क्राउन्स डिसीज। और अल्सराइटिव कोलाइटिस क्या होता है, ये होता है इट इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज दैट अफेक्ट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अगर वो ट्रैक्ट अफेक्ट हो रहा है, ये ट्रैक्ट, तो उसको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, किसका, डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर लाइनिंग अफेक्ट होती है तो उसे बोलते हैं क्राउन डिसीज या इलियटस।
और अगर ट्रैक्ट पूरा ट्रैक्ट इन्फेक्टेड होता है तो उसे बोलते हैं अल्सरेटिव अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इवन इनसे भी आपको ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस होते हैं। इवन रोमेटॉइड अर्थराइटिस, आप बोलोगे सर कैसे हो सकते हैं, तो क्या होता है, उसे इनडायरेक्टली आपका वो इन्फेक्शन ट्रेवल करके लंग्स में चला जाता है और उसकी वजह से हो सकता है। एचआईवी से क्या होगा, एचआईवी से इम्यूनिटी गिर गई, अब इम्यूनिटी गिर गई तो आपको कोई भी बैक्टीरिया, टीबी वगैरह कुछ भी आपको हो सकता है, तो उससे आगे चल के ब्रोंकियोटाइसिस हो सकता है। एचआईवी से थोड़ा ना ब्रोंकियोटाइसिस हुआ, एचआईवी ने तो आपकी क्या गिरा दी, इम्यूनिटी गिरा दी। इम्यूनिटी गिरी तो उससे फिर अंदर आपके बैक्टीरिया आ गए, उन्होंने फिर टीबी या कुछ भी करा दिया, उसकी उसके क्रोनिक से ब्रोंकियोटाइसिस हो गई। तो इनडायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली कोई नहीं है, ठीक है। अब ये याद रखना पैथोलॉजी इसकी क्या है, इसमें हमारे लंग्स में मल्टीपल ब्रोंकियोटेक्टिक कैविटीज दिखती है। कैविटीज का मतलब कुछ नहीं होता, वो पार्ट जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर हमारी जो ब्रोंकाई बढ़ जाती है ना, उसी को कैविटीज बोलते हैं, जगह जगह पर। कैविटीज का मतलब क्या होता है, खाली जगह। खाली जगह सर क्यों, क्योंकि वहां पर वो लार्ज तो हो गई है मगर वहां पर कोई ईयर नहीं पहुंच पा रही है, वो कोई आपके ईयर में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, बल्कि ईयर को ट्रैप डोर कर रही है। इसको बोलते हैं, देखो देखनी ये सीटी स्कैन है, देखो ये कितनी क्लियर दिख रही है, कैविटीज बन रही हैं ये लार्ज होकर इस तरीके से। और मैं अगर एक्सरे उठाऊं तो एक्सरे में नहीं समझ पाओगे, एक्सरे में दिख रहा है, एक्सरे में इस तरीके से दिख रहा है, ये नॉर्मली एकदम मालूम। इसको इसको कौन सा बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेस्ट, या फिर वो क्या बोलते हैं, मधुमक्खी का जो वो होता है ना, मधुमक्खी जिसमें करती है उनका ये हनी कॉम्ब। अभी बताऊंगा, हनी कॉम्ब एपियरेंस दिखती है ये। अभी इसको मैं दिखवाऊंगा कैसे दिखती है, उसकी भी इमेज दिखवाऊंगा। अभी तो देखो इस तरीके से कैविटीज देखो, फिलहाल कैविटी सीटी स्कैन में इस तरीके से दिखती है, ये ऐसे कैविटीज बनने लग जाती है, ठीक है। तो मल्टीपल ब्रोंकियोटेक्सिस कैविटीज दिखेंगी। और जनरली जो आपका लंग, अच्छा ये चीज कौन सा लंग अफेक्ट होता है, अगर आपसे कोई पूछे एज कम्पेयर टू राइट और लेफ्ट में, तो लेफ्ट लंग ज्यादा अफेक्ट होता है। आपसे कोई लोब पूछे तो कौन सा लोब ज्यादा अफेक्ट होता है, तो लोअर लोब सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। इसका भी रीजन है, लेफ्ट लंग इसलिए ज्यादा अफेक्ट होता है क्योंकि लेफ्ट लंग में दो ही लोब होते हैं, राइट लंग में तीन लोब, यानी लेफ्ट लंग पे ज्यादा लोड पड़ता है। तो वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है ना, कभी भी नोटिस करना, जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वो लेफ्ट लंग में ज्यादा कॉमन होते हैं एज कम्पेयर टू राइट। क्यों, क्योंकि इसमें दो ही लोग होते हैं, उस पर ज्यादा लोड पड़ जाता है, ठीक है ना। राइट में तीन लोग होते हैं तो लोड बढ़ जाता है, तो जिस पे ज्यादा लोड है तो इजीली उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट में होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब आप पूछोगे सर कि लोअर में ज्यादा चांसेस क्यों है एज कम्पेयर टू मिडिल और अपर। हाँ, मिडिल की हम बात करेंगे तो राइट, क्योंकि लेफ्ट में तो दो ही होते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट में तो दो ही होते हैं। अब लेफ्ट में मिडिल तो होते नहीं, अपर और लोअर होता है, और जबकि राइट में आपके तीन होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर। तो अब अगर आपको बात करूं कि अगर आपसे कोई पूछे राइट में ज्यादा कॉमन है कि लेफ्ट में, तो सर लेफ्ट में। लोब कौन सा कॉमन है, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट, लोअर कॉमन है। क्यों कॉमन है सर लोअर वाला, इसलिए कॉमन है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जितना भी जो सीक्रेशन होता है, कोई भी बैक्टीरिया की वजह से या किसी की वजह से हुआ, तो सीक्रेशन कहाँ जाएगा ग्रेविटी कैसे, लोअर लोब में। तो इसलिए लोअर लोब ज्यादा अफेक्ट होता है, वहां पर इजिली बैक्टीरिया क्या कर पाते हैं, अपने आप को ग्रो करके, क्योंकि ग्रेविटी उसे नीचे खींच लेती है म्यूकस को। आप खड़े हो गए तो ग्रेविटी नीचे तो खींचेगी ना।